हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आप लोग का मैथ का सेट 3। जी हाँ दोस्तों, डिटेल सॉल्यूशन करेंगे कि क्वेश्चन लोग बताएंगे कैसे बना है और इससे कैसा कैसा सवाल पूछा जा सकता है। इससे पहले बता दें आप लोग को, मैथ का सेट 1 सेट 2 मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। साइंस का पांचों सेट का क्लास 10 का अपलोड कर दिया है। सोशल साइंस का दोनों सेट कर दिया है, बाकी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट का कर दिया है, और 9th क्लास का भी कुछ सेट कर दिया है, 11th का भी कर दिया है। बाकी जितना बचा है धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। और हाँ, सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर देता ताकि सभी को इसके बारे में पता चले। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, मॉडल पेपर से दोस्तों बहुत सारे सवाल पूछा जरूर जाता है, और इस बार तो ये और भी ज्यादा, क्योंकि दोस्तों ये तो 5-5 सेट जारी किया गया है। इसमें से बहुत सारे सवाल एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए एक एक क्वेश्चन को जरूर देखिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। क्या पता वही वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर छूट जाएगा, इसलिए हर एक क्वेश्चन को जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है और सबको धमाकेदार तरीके से सॉल्व करते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए शुरू करते हैं, और हाँ प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों हम लोग का पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। हर एक आप लोग को इससे पहले सेट 1 सेट 2 में बता चुका हूं, बताने की तो ऐसे जरूरत नहीं है। चलिए फिर भी हम बता देता हूं, कोई भी नया विद्यार्थी देख रहा है तो इससे पहले सेट 1 सेट 2 का आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले ऐसे हम लोग एलसीएम जिसको आता है वो निकाल लेगा। 156 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखेंगे किससे जाएगा। तो सर ये 2 से चल जाएगा, 2 से दे दीजिए। 2 सते 14, कितना बचेगा 1, मतलब 2 8 16 हो जाएगा। वाह, फिर 2 से दीजिए, 2 तिया 6 और 2 नाम 18, फिर जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और जाएगा। अब जाएगा 13 से, तो 13 से दे दीजिए, 13 एकम 13, मतलब क्या होगा 2 गुना क्या हुआ, देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, देखिए कौन वाला ऑप्शन में है, वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना मतलब का लेट नहीं करते हैं। आगे है 96 तथा 404 का महत्तम समावर्तक 4 दिया है, 96 तथा 404 का एलसीएम निकालना है, मतलब एचसीएफ दिया है आपको, एलसीएम निकालना है। मैं आप लोगों को बहुत बता चुका दोस्तों, ऐसा सवाल एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। आप लिख के ले लीजिए, नहीं आएगा तो फिर बोलिए। इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कैसे बनेगा। तो आप लोग, हम बहुत बार इससे पहले दोनों सेट में कॉन्सेप्ट बता चुका हूं मैं, कि क्या होता है ना, कि एलसी दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्या है उसका गुणनफल इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो चलिए लिखते हैं, दो संख्या क्या क्या है सर, तो एक है 96 और एक क्या है, देखिए 404, दो संख्या है ना, ये इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। आप लोग लिख सकते हैं दोनों संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, लेकिन यहाँ पर हमको सॉल्व करना है तो नहीं लिखते हैं, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ कितना है देख लीजिए 4, तो 4। अब देखिए 4 इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा बट्टा में, मतलब ये इधर से कटेगा, काट सकते हैं इसको, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। अब 404 को दोस्तों 24 से गुना कर दीजिए, जितना आएगा वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। 404 को 24 से गुना कीजिए, जितना आएगा वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये आ जाएगा 9696, ठीक है। तो आप लोग वही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अगला सवाल क्या है देख लीजिए, 3 नंबर 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो सबसे पहले आप लोग एलसीएम इसका निकालिए, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 12 और 15 21 ना, चलिए 12 15 21 का निकालते हैं। सबसे पहले 12 का निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 छके 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3, और क्या है 15 है, तो 15 का भी निकाल लीजिए। 15 का क्या हो जाएगा, किस जाएगा 3 से, 3 पच्चे 15 और 5 एकम 5, और 21 का भी निकाल लीजिए। 21 का कैसे निकालेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। सभी का आप लोग लिख लीजिएगा, किस तरह से लिखिएगा कि 12 इक्वल टू क्या लिखिएगा, 2 गुना 2 गुना 3। 15 को लिखिएगा क्या, 3 गुना 5। उस तरह 21 को क्या लिखिएगा दोस्तों, 21 को लिखिएगा 3 गुना 7। सब में कॉमन क्या आ रहा है, 3, तो वो होता है क्या, एचसीएफ। हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम मतलब जितना सारा है कॉमन उसको भी गुना कर दीजिए, और जो बच गया उसको भी गुना कर दीजिए। तो सबसे पहले कॉमन क्या आता है, देखिए सब में 3 है ना, तो सबसे पहले हम 3 को गुना कर दिए, एलसीएम बराबर, ठीक है। एलसीएम बराबर क्या होता है, देखिए एलसीएम बराबर 3, सब में कॉमन है, उसका जो जो बचा सबको गुना कर दीजिए। क्या बचा, देखिए यहाँ पर 2 को 2 है तो यहाँ पर 2 को 2, 2 गुना 2। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर 5 है तो गुना 5, और क्या है भैया, तो यहाँ पर 7 है तो 7, सब गुना कीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60, और 60 को 7 से गुना कीजिएगा तो 6 7 42, 420, तो 420 इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 420 देखिए किसमें है, 420 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक जवाब। आगे देखिए, बहुत अच्छे सवाल है। देखिए 4 नंबर सोचने वाला है, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता, बोल रहे धनात्मक विषम पूर्णांक।
मतलब विषम पूर्णांक क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, आप लोग भली भांति जानते हैं। तो इसमें बोला धनात्मक विषम पूर्णांक को नहीं हो सकता है। तो देखिए इस मान लीजिए क्यू का वैल्यू आप कुछ भी मान लीजिए ना, एक मान लेते हैं, क्या होगा 6 कम 6 और 1 7, मतलब ये विषम पूर्णांक हो जा रहा है। ठीक है, 2 मानिएगा तो भी 6 दूनी 12 1 13, 3 मानिए क्यू की जगह पे 6 या 18 1 19, मतलब ये विषम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये वाला किसी भी हाल में विषम नहीं होने वाला, कुछ भी मानिए आप। 6 कम 6 मानिएगा, उसमें 2 जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 2 अगर मानिएगा क्यू की जगह पे तो 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा। मतलब ये विषम नहीं, ये सम हो रहा है, इसलिए ये सही हो जाएगा। ये भी विषम हो जाएगा, ये भी विषम हो जाएगा, आप लोग चेक करके देख सकते हैं। तो बी नंबर इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर, बहुपद द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। क्वेश्चन आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, तो उसका शून्यक क्या होगा। तो देखिए इसका शून्यक हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, जो है उसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, और दोस्तों 5x को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। हाँ सर ये तो सही बात है, तो 6 सर कैसे तोड़ेंगे, तो -3x और -2x लिख सकते हैं। देखिए माइनस प्लस और 3 2 5, -5x हो जाएगा और प्लस का 6। सर यहाँ क्या सर 3 दूनी 6 गुना हो जाएगा ना, तो 6x आएगा ना, तो वही है, गुना करने पर कितना होना चाहिए, 6 ऐसे x स्क्वायर होना चाहिए, तीनों 2 गुना कीजिए 6 आ जाएगा। बस अब कॉमन लेने की बारी है, x दोनों में है तो ले लिए, यहाँ 2 को x है पहला में तो 1 x बच जाएगा, और यहाँ से x निकालें तो 3 बच जाएगा बेचारा अकेला, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस 2 6 किसका पहाड़ा में आता है, देखिए माइनस कौन बोले, ये वाला माइनस ले लिया यहाँ पे, ठीक है, माइनस और 2 6 किसका पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है, 2 ले लिए बाहर, क्या बचेगा x, और 6 2 का पहाड़ा में कितना बार में आता है, 3 बार में आता है। हाँ अगर माइनस कॉमन लें तो अंदर का साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और 2 3 6 3 बार में, ठीक है, बस एक बार x माइनस 3 और एक बार x माइनस 2, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर 3 और 2 आ जाएगा, यानी 2 और 3 आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, बिल्कुल सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। x माइनस 3 बराबर 0 कीजिएगा तो x बराबर 3 हो जाएगा ना, और एक बार 2 हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हम लोग का देख लीजिए, 6 नंबर, बोला यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तब a बराबर क्या होगा। तो इसको क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए क्या बोल रहा है कोई एक बहुपद आप लोग को दे दिया गया है, बोल रहा है शून्यक बराबर है, मतलब x का जो वैल्यू निकलेगा ना वो इक्वल होगा, बट विपरीत होगा, मतलब विपरीत मतलब क्या, अगर 1 है तो -1, 2 है तो -2, अगर 1 3 है दूसरा क्या हो जाएगा -3, अगर 1 4 है दूसरा क्या हो जाएगा -4, इस तरह से विपरीत है, ठीक है। तब a बराबर क्या होगा, तो दोस्तों लोग जानते हैं शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जानते हैं सभी लोग, बराबर क्या होता है -b/a, ठीक है, -b/a। अल्फा और बीटा क्या होता है, शून्यक होता है, ठीक है। तो शून्यक हम कुछ भी मान सकते हैं, हमको शून्य का भी पता है, नहीं पता है, हम मान लेते हैं एक x है और दूसरा क्या है -x, तो ए अल्फा के जहाँ पे हम x लिखते हैं और बीटा के जहाँ पे क्या लिखते हैं -x, ठीक है। बराबर क्या होगा, देखिए बी का मान यहाँ देखिए क्या है, बी की जगह पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर होता है प्लस bx प्लस c, तो b की जगह पे हमको a दिख रहा है तो हम a लिख दिए, माइनस में है तो माइनस में, ठीक है, बटा a की जगह पे कुछ है, कुछ नहीं है तो 1 लिख दिए। अब x में x जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 बराबर -a/1, यानी कि अब माइनस को हम इधर इसको सॉल्व करेंगे तो -a बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत आसान सवाल, देख के आंसर मारिए। बोल रहा है px के शून्यकों की संख्या कितना बार, तो देखिए कितना बार काटा है x अक्ष को, सर यहाँ पर x अक्ष को ना 2 बार काटा, एक बार यहाँ पे काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, बिल्कुल सटीक जवाब। आगे देखिए क्या पूछा है, 8 नंबर बोला है कि 2 समीकरण दिया है, ठीक है,1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है, आपको हम बताया है, अगर इसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो समीकरण का युग्म होगा। दोस्तों इस तरह का मैंने कहा था, कंडीशन जितने सारा है, a1 इक्वल टू b1/b2, a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और एक होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/b2, सभी का कंडीशन याद कर लीजिए किसमें क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी होता है, और इसमें दोस्तों केवल एक हल होता है, यानी कि अद्वितीय हल होता है, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, रेखा इतना और इतना के कितने हल है, तो कितना हल है उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो निकाल के देख लीजिए, हम डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए a1/a2 निकालेगा तो कितना हो जाएगा, ये है a1, ये है b1, ये है c1, ये है a2, ये है b2, ये है c2, ठीक है। चलिए इधर c1 c2 बराबर के उधर है, ठीक है, मतलब आप लोगों को बराबर के एक या तो बाएं साइड रखिए c1 को और c2 को, या फिर दाएं साइड रखिए, किसी एक तरफ रखिए, आपका आंसर में कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, ठीक। तो a1/a2 निकालते हैं,
तो a1/a2 निकालेगा तो क्या कीजिएगा 2/3 कीजिए। 2 बटा कितना है a2 में 4, मतलब कट के आ जाएगा कितना 1/2। ठीक है, चलिए b1/b2 करेंगे सर। हाँ कीजिए, b1/b2 कितना आ जाएगा तो 3 बटा क्या हो जाएगा 6, मतलब सर ये वाला भी 1/2 आ रहा। चलिए c1/c2 देख लेते हैं। c1/c2 कीजिए कितना हो जाएगा, तो c1/c2 में कितना है 5 है, तो 5 और बटा c2 में 15। भैया जी यहाँ पर काटेंगे तो 1/3 हो जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर दोस्तों कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। व्हाई? बिकॉज इट इज 1/3। ओके, देन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 क्या होता है, समांतर होता है और कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका कोई हल भी नहीं होगा बेचारा। सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर, यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं। अगर असंगत है तो भैया समांतर होता है, एक बात। ठीक है, अगर असंगत है तो क्या होगा, समांतर हो जाए, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाए। हाँ, अगर संगत है तब संपाती भी हो सकता है और प्रतिच्छेदी भी हो सकता है, लेकिन अगर असंगत होगा दोस्तों तो समांतर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित समीकरण युग्म 5x - 3y = 8 और 3x + 2y = 1 का हल क्या है। दोस्तों मैंने इसको चेक करने के लिए आपको बताया था, सिंपल ऑप्शंस के हिसाब से कीजिए, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करने जाइएगा दोस्तों, इसको अगर आप लोग सॉल्व करने जाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से जाइए। क्या सर, पहला ऑप्शन पुट करते हैं, a की जगह पे x और y की जगह पे, x की जगह पे 1 और y की जगह पे -1 सब में पुट कर देंगे। तो पहला समीकरण हम देखते हैं क्या, x की जगह पे 1, तो 5 × 1 5 और 3 × -1 तो -3, -1 प्लस 5 3 8, ये सही हो जाएगा। दूसरा हम पुट करते हैं तो 3 एकम 3 और प्लस है और 2 और इंटू -1 तो एकम -2, मतलब 3 में अगर 2 जाएगा तो 1, मतलब ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। आप लोग पुट करके देख लीजिएगा। क्या पुट करेंगे सर, अगर समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं करना, आप लोगों को जो वैल्यू है x का और y का उस इस समीकरण में बैठा के देख लीजिए, सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब इधर 8 है तो इधर भी 8 हो जाएगा, इधर 1 है तो इधर भी 1 हो जाएगा, मतलब हल हो गया। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट, रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता कहलाता है। कोई हल नहीं होता है मतलब समांतर होता है, और समांतर होता है तो क्या होता है, असंगत होता है। सब एक दूसरे से दोस्तों इंटरकनेक्टेड है, हर एक धागा दूसरे धागे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से धागे को पहचान लीजिए, मतलब ये जितना इसका कंडीशन है उसको याद कर लीजिए। ठीक है, 3 कंडीशन है, a1/a2 आपको भी बताएं क्या क्या होता है, उसको अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन फिक्स है, आप लोग देख सकते हैं कितना क्वेश्चन आ रहा है। समीकरण युग्म इतना और इतना का हल है दोस्तों। अभी मैंने बताया आप लोग कैसे चेक करना है, तो चेक करके आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बोलेंगे। 13 नंबर जो जो समझ गया, जो नहीं समझा कमेंट में जरूर बोलेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, 13 नंबर आप लोग होमवर्क है। तो बीच बीच में आप लोग कुछ कुछ होमवर्क भी मिलेगा, जो मैं बता चुका हूँ एक बार क्वेश्चन, उसको आप लोगों को दे दिया जाएगा कि आप लोग बना के कमेंट में आंसर लिखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो इसको देख लीजिए कैसे आप लोग को चेक करना है। ठीक है, आप लोग देख के ही बोल देंगे कौन वाला है, सॉल्व भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कौन वाला द्विघात समीकरण होगा या कौन वाला नहीं होगा। तो इसमें देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसमें आपका x का a + b का होल स्क्वायर है, मतलब एक गो स्क्वायर तो आ ही x स्क्वायर तो आ ही जाएगा ना, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ये होता है a² + 2ab + b², मतलब x स्क्वायर तो आ रहा है इसमें। चलिए ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें भी इधर x स्क्वायर आएगा, बट इधर देखिए इधर क्या है, इसको गुना कीजिएगा तो क्यूब आ जाएगा, x × x² क्यूब, मतलब ये तो काम से गया, क्यूब आ गया मतलब त्रिघाती हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इधर तो x स्क्वायर है, लेकिन इसको सॉल्व कीजिए इधर भी x स्क्वायर आ जाएगा, तो इधर भी x स्क्वायर इधर भी x स्क्वायर कट तो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है देख लीजिए, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 4 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, c/a होता है। सर ये वाला क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इससे दोस्तों ना एक मूल दूसरा मूल निकाल लेंगे। ठीक है, हमको एक मूल पता है, मान लीजिए हमको अल्फा ही दिया है 4, एक मूल दे दिया है ना। अल्फा और बीटा क्या होता है भाई, ये तो होता है एक मूल ना, तो एक मूल दे दिया 4 तो लिख दिए, तो यहाँ से हम बीटा का मान निकाल लेंगे इक्वल टू c/a। तो c क्या है देख लीजिए, c आपका है -4, तो -4 और बटा a कितना है 3, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से देखिए 4 एकम 4 कट जाएगा, यानी कि बीटा का मान कितना हो जाएगा -1/3। लेकिन हमको बीटा का मान नहीं निकालना है, मूल नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पर k का मान। तो हमको चलिए दूसरा मूल पता चल गया, कितना हो गया -1/3, याद रखिएगा -1/3। अब चलिए चलते हैं शून्यकों का योग में, तो योग करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब आ जाएगा आंसर। देखिए अल्फा कितना है, तो सर अल्फा आप लोग का पहला माने थे 4 और दूसरा निकाल लेंगे क्या -1/3, तो -1/3
अब बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो बी की जगह पे क्या है माइनस के लिख देंगे, माइनस है तो माइनस और के का बी का वैल्यू के, इसलिए हम पहले शून्य को का गुणनफल किए थे ताकि मेरा एक दूसरा शून्य निकल जाए। अब b बाई ए में क्या है 3, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 4 12 हो जाएगा, 12 में एक जगह तो 11, 11/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आ जाए 11/3 और इधर क्या है माइनस k/3, मतलब 3 से 3 कटिंग, तो माइनस के है तो के बराबर -11। तो -11 देखिए किस में है ऑप्शन में ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा मैं समझने वाला था, आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा, अगर समझ नहीं आया तो। काफ़ी आसान, मतलब आसान तो नहीं है, थोड़ा सा है तो उसको समझ लीजिए। वह द्विघात समीकरण जिसके मूल इतना है तो निम्न में से क्या है। द्विघात समीकरण निकालना अगर मूल दिया है तो बहुत ही आसान है दोस्तों। कैसे निकालेंगे, बस आप लोग जो मूल दिया है उसको साइन चेंज करके इस तरह कर दीजिए। x पहला मूल 2 दिया है तो x - 2 कर दीजिए, और दूसरा मूल क्या दिया है -2 तो x +2 कर दीजिए, इस तरह करके 0 कर दीजिए। ठीक है, आप लोग का द्विघात समीकरण निकल जाएगा। क्या होगा ए, देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा a² - b², यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बराबर 0। तो x² - 4 बराबर 0 इज द राइट आंसर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 की मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विभक्त कर निकालेंगे। तो चलिए डी निकालते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac होता है ना। तो b का वैल्यू कितना है देख लीजिए, b का वैल्यू 4 यानी कि 4 का स्क्वायर कर लिए, -4ac तो 4 इंटू ए का मान कितना है 4 इंटू सी का मान कितना है 1, तो 4 का स्क्वायर भैया 16 हो जाएगा, यानी 4 चौके 16 हो जाएगा और 1 से गुना 1 ही हो जाएगा। तो 16 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा 0। अब 0 आ गया तो भैया क्या हो गया मूल वास्तविक होगा और समान भी होगा, यानी कि मूल वास्तविक और बराबर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण का विभक्तिकर होगा, फिर से वही विभक्तिकर निकालने बोला है, यानी कि डी निकालिए। तो डी इक्वल टू फिर से वही होता है फॉर्मूला b² - 4ac, b² यानी कि -4 का स्क्वायर और -4ac मतलब 4 इंटू ए का मान कितना 2 इंटू सी का मान कितना 3, तो 4 का -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और -4 दूनी 8 आती है 24, तो 24 -24, तो 24 में 16 घटाइएगा दोस्तों तो आपका आ जाएगा -8, यानी कि डी का वैल्यू कितना -8 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, इसी तरह पढ़िए और इतना पेशेंस जो आप लोग देख रहे हैं पढ़ाई रुचि लेके, आप लोग ही अच्छा नंबर लाएंगे। इसी तरह मेहनत करते रहिए, पढ़िए अच्छे से। ठीक है, 19 नंबर देखिए, यदि द्विघात समीकरण ax² - 4x + 1 बराबर 0 के समान मूल है तो a बराबर क्या होगा। बोला समान मूल, तो भैया जब ही तो हम बताएं अगर मूल समान होगा तो क्या होगा d बराबर 0 हो जाएगा, तो d का वैल्यू 0 कर दीजिए। d का वैल्यू 0 करेंगे मतलब b² - 4ac बराबर 0 करेंगे, b का स्क्वायर मतलब क्या -4 का स्क्वायर और 4ac -4ac तो -4 a का मान होगा a और c का मान होगा 1 बराबर 0, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और -4a हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। तो -4a इसको सॉल्व करेंगे तो -4a बराबर क्या हो जाएगा 16, इधर है प्लस में उधर जाके माइनस, मतलब -4a बराबर -16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -4a बराबर -16, तो माइनस से माइनस कटिंग और 4 चौक 16 कटिंग, तो 4 इज आंसर आएंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा इंग्लिश बोल दिया क्या 19 नंबर, चलिए 4 आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण x² - 3x + 2 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात करने के लिए दोस्तों इसको आप लोग का होमवर्क है, मूल ज्ञात करना इससे पहले वीडियो बता देंगे क्या करेंगे। फर्स्ट को लास्ट से गुना कीजिए, यानी कि 2 आएगा। अब 2 को इस तरह से तोड़िए दोस्तों कि आप लोग का क्या आ जाए, गुना करने पर 2 आए और जोड़ या घटाव करने पर 3 आए, तो 2 एकम 2 ही हो जाएगा। चलिए हम बना ही दिए तो बना ही देते हैं। x² - 2x लिखेंगे और -x लिखेंगे, क्यों माइनस माइनस से प्लस 2x और x 3x हो जाएगा और प्लस में जो लास्ट में है वही, तो x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा x - 2 बचेगा एगो, और यहाँ -1 कॉमन लीजिएगा, कुछ कॉमन नहीं तो -1 लीजिएगा ना, तो अब क्या बचेगा 1 - 2 सॉरी x - 2। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर एगो हो जाएगा x - 2, एगो हो जाएगा x - 1, यानी कि 1 और 2 समीकरण का मूल हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, एपी दिया है के लिए क्रमशः प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। तो प्रथम पद आप लोग देख ही सकते हैं 3/2 और सार्वंतर निकाल दीजिए। पहला पद में से दूसरा पद माइनस कर दीजिए। दूसरा पद क्या है सर a2 है और पहला पद क्या है 3/2, इसको माइनस कीजिए, आपका आ जाएगा कितना 2 एलसीएम आ जाएगा 1 - 3 यानी कि -2/2 कटिएगा तो -1 आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा -1 और 3/2, तो 3/2 और -1 किस में है देखिए
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक जवाब। आगे चलते हैं, आगे हम लोग का क्या आंसर है वो भी देखते हैं। आगे आप लोग का आंसर, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 30वां पद, तो 30वां पद निकालना है तो क्या लिखेंगे, a प्लस 29d। ए प्लस कितना डी जी, a30 बराबर, यानी कि 30वां पद बराबर होता है a प्लस 29, ठीक है, 29d। इसको कैसे करेंगे, तो इसको दोस्तों करेंगे ना, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 और प्लस 29d। 29 सर d कहाँ से निकालेंगे, d नहीं दिख रहा, अरे थोड़ा शांत होइए। a2 में a1 घटा दीजिए, a2 क्या है सर, तो ये दूसरा वाला पद a2 है 7, तो 7 में भैया जी 10 घटाइएगा तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो यहाँ पे -3 गुना कर दीजिए, -3। तो 10 प्लस 29 को -3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, हम यहाँ साइड में लिखते हैं, ठीक है, 1 मिनट यहाँ लिखते हैं। हाँ, तो 10 का 10 लिख दिए हम, और 29 को 3 से गुना कीजिएगा, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा ना, तो -3 को 29 से गुना, 3 नाम 27 का 7, हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6 और 8 87, तो 87 में 10 घटा दीजिए, -77 हो जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है देख लीजिए, एपी 5, 7, 9, 11 कौन सा पद 27 होगा, इसका कौन सा पद 27 होगा वो निकालना है आपको, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं एनवा पद 27 है, ठीक है। तो ए, हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सबका वैल्यू पता है, ए एन का वैल्यू कितना है, कौन सा पद 27, मतलब कौन सा पद 27 होगा, मतलब ये ए एन का वैल्यू दिया है 27 लिख दिए, बराबर ए का वैल्यू कितना है 5, ठीक है, और प्लस आपको क्या n-1 n निकालना है, और -1 इंटू डी, और डी का वैल्यू लिख दीजिए ना, डी का वैल्यू क्या लिखना है, डी का वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर, डी का वैल्यू यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। डी का वैल्यू यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू 7 में 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो अब इसको घटाइए, 27 में 5 जाएगा तो 22 हो जाएगा, और इधर 2 गुना में है, डायरेक्ट हम बटा कर देते हैं, ठीक है। तो बटा कर देते हैं, तो उधर क्या बचेगा n-1, समझ गए ना आप लोग कि 5 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 27 में 5 जाएगा तो 22, और इधर देखिए 2 गुना में, इधर हम बटा में कर दिए, 22/2 कट के क्या हो जाएगा 11 बराबर n-1, तो 1 उधर जाके जुड़ जाएगा, मतलब 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, n का वैल्यू 12, यानी कि 12वां पद। दोस्तों आप लोग एग्जाम में कोई सॉल्व नहीं करना कि प्रोसेस से कीजिएगा, इसलिए जितना जल्दी कर सके स्टेप अगर छोड़ दीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं। आप लोग को मतलब किससे है दोस्तों, आप लोग को मतलब है क्वेश्चन से और आंसर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एपी है कि प्रथम 22 पदों का योग क्या है, प्रथम 22 पदों का योग मतलब एसएन निकालने बोला है, एसएन निकालने बोला है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ सकता है, ये होता है एक n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है, इंटू में d। अब इसमें हम लोग बैठाएंगे एसएन 22 पदों का योग, ठीक है, चलिए बैठाते हैं। 22वां पद मतलब 22 को पद का योग बोला है, मतलब पद कितना है 22, मतलब n का वैल्यू 22 बट्टा में 2 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना है देख लीजिए 8 है पहला पद, तो प्रथम पद 8 लिख दिए, प्लस n-1, तो मतलब n की जगह क्या 22, 22 में 22 - 1 मतलब 22 में गया तो 21, ठीक है, शॉर्ट में सॉल्व कर रहे हैं, 21 इंटू डी, डी का मान कितना हो जाएगा, दूसरा पद में पहला पद घटा दीजिएगा, 3 में 8 जाएगा तो -5, तो -5 गुना कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको घटा काट दीजिए, 11 बार में कट जाएगा, और इसको क्या करेंगे 8 दूनी 16, और प्लस माइनस से माइनस 21 बचे 110, सॉरी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105, ठीक है, 105 हो गया। अब क्या करना है 11, ठीक है, 11 गुना 105 में यहाँ -16 है, 16 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 105 में से इधर 5 गया तो 100, और फिर उधर 99, फिर 10 चल जाएगा तो 89 को आप लोग 11 से गुना कर दीजिए, आप लोग का दोस्तों आंसर यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, 8, 8, 16, 17 का 7, 8, 8, 9, 79, और ये आप लोग का आंसर नंबर दिख रहा है। अब माइनस में डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, यहाँ पर बड़ा का चिन्ह माइनस हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग। समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं, समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं अगर उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। अगर दोस्तों भुजाएं समानुपाती है तो वो बहुभुज यानी कि त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समरूप मतलब समान रूप, भले दिखने में छोटा बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं भैया, लेकिन भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, तो समानुपाती हो जाएगा। अगर आगे देखिए, आकृति में AD बराबर 1 दिया है, यानी कि ये वाला 1 सेंटीमीटर दिया है,
ठीक। DB बराबर 1.5 मतलब ये 1.5 दिया है, ठीक। AE बराबर 2 सेंटीमीटर, ये 2 दे दिया है, तो EC बराबर 4 दिया है, तो कौन सा कथन सत्य होगा? देखिए ये अनुपात अनुपात में समान है क्या, मतलब क्या, देखिए यहाँ 1 और DB कितना है 1.5, AE कितना है 2, AE कितना है 2 और EC कितना है 4। ये इसको बटा में कीजिएगा तो 1/2 आएगा, और लेकिन ये बटा 1/2 ये वाला नहीं आएगा, तो दोनों समांतर है क्या? नहीं है समांतर। तो आगे देखते हैं क्या है, इनमें से कोई नहीं। ये लंब है, लंब भी नहीं है। डी लंब BC, DE लंब BC है, नहीं है। D समांतर BC है, D समांतर BC भी दोस्तों नहीं होगा। और D बराबर BC है क्या? D बराबर BC है, वो भी नहीं होगा। मतलब इनमें से कोई नहीं, मेरे अनुसार यही होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए इसमें अगर समानुपाती होता, ठीक है, तब तो हम कह सकते हैं हाँ समानुपाती अगर होता तो समांतर है तभी समानुपाती होता है, लेकिन यहाँ समानुपाती हो ही नहीं रहा है। अगर यहाँ पर DB दोस्तों 2 हो जाता तो आपका हो जाता समांतर होता, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं ना 2 DB। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, याद कर लीजिएगा। कोई भी त्रिभुज अगर समरूप है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो त्रिभुज दिया है ABC और PQR, कौन सा कथन बोला है सत्य है? तो यहाँ आप लोग पहले देख लीजिए, ठीक है। 3√2 को डबल करेंगे तो 6√3 हो जाएगा, सही बात है। 6 का डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा, सही बात है। 3.8 का डबल करेंगे मतलब 7.6 हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। मतलब अगर दोस्तों हम लोग त्रिभुज ACB ले रहे हैं या फिर ABC ले रहे हैं, ठीक है, हाँ ABC लेते हैं क्योंकि पहले ABC दिया है सब में। अगर हम लोग त्रिभुज ABC ले रहे हैं, ठीक है, तो AB भुजा किसके समानुपाती है? देखिए AB जो भुजा है किसके समानुपाती है? ये 3.8 है तो ये 7.6 इसके RQ के समानुपाती है। मतलब ABC समरूप त्रिभुज RQP हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया भुजाएं समानुपाती है। आप निकालिए ना, आप निकालिए RQ RP बटे AC कितना हो जाएगा? 2:1। मतलब कैसे भी निकाले, AC बटा RP निकालिए 1:2 आएगा। फिर उसके बाद AB बटा RQ निकालिए 1:2 आएगा। सब में 1:2 आ जाएगा। मतलब भैया ये समानुपाती है, मतलब ये समरूप भी होगा। तो कौन सा त्रिभुज समरूप होगा? अगर इसको हम ABC नाम लेते हैं तो A के बाद B मतलब यहाँ R के बाद Q आएगा, तो RQP, यानी कि ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सटीक जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख सकते हैं आप लोग क्या है। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप DF है, ठीक है, चलिए मान लेते हैं, मानने में क्या दिक्कत है। उनके क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतना है, यदि EF इतना है तो BC कितना होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, चलिए देखते हैं। एक चीज ये थ्योरम भी है, याद कर लीजिएगा कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है किसका? ABC और DF का। कितना दिया है? 64/121। बहुत बढ़िया। तो उसकी जो भुजाओं होगा उसके भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। भुजाएं का अनुपात क्या है? एक है ABC, दूसरा DF। मतलब अगर इसमें BC ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, अगर इसमें BC ले रहे हैं तो इस त्रिभुज में क्या लेंगे? EF लेंगे, लेंगे ना, ठीक है। तो हम लोग ABC अनुपात DF और यहाँ का क्षेत्रफल दिया 64 और 21, तो 64 21 हम कर दिए। मतलब BC बटा क्या होगा? EF होगा, BC बटा EF का होल स्क्वायर। और EF कितना है? 15.4, इसका होल स्क्वायर। क्यों सर होल स्क्वायर क्यों कर दिए? दोस्तों ये एक थ्योरम होता है, याद कर लीजिएगा। अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी भुजाएं, उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। अब क्या कर लीजिएगा, 64 ये स्क्वायर है, इधर आके रूट कर देंगे, मतलब √64 बटा कितना हो जाएगा? 121, और बराबर हो जाएगा BC बटा 15.4, ठीक है। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8/8, और 121 का हो जाएगा 11, मतलब 8/11 हो जाएगा, और इधर BC बाई 15.4। तो लिखते हैं हम इधर 8/11 और इधर BC बटा 15.4, ठीक है। तो चलिए BC बराबर क्या होगा? BC बराबर, ये बटा में है, इधर गुना हो जाएगा, मतलब 8/11 और गुना 15.4। इसको काट सकते हैं, 11 एकम 11, 4 बचा, 11 4 44 पॉइंट, मतलब 14 को 8 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 112 हो जाएगा, एक पॉइंट है, तो 11.2 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है।
थ्योरम सब याद कर लीजिएगा, और इससे मैं आप लोग को अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, अलग से भी बताऊंगा, हर एक थ्योरम को समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर, उसके शीर्षलंब की लंबाई होगी, ठीक है। मैं हिंट देता हूं, इसको जरूर आप लोग बना के कमेंट में बोलेंगे। एक समबाहु त्रिभुज दोस्तों ये वाला है, ठीक, समझ लीजिए। नाम देते हैं ए, ये बी भाई साहब है, ये सी भाई साहब है। प्रत्येक भुजा कितना का है, समबाहु है तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके शीर्षलंब मतलब क्या, कोई एक शीर्ष से दूसरा भुजा पर लंब, ठीक है। अब इस तरह का जो शीर्षलंब खींचते हैं ना दोस्तों, इसको विभाजित कर देते हैं समान भाग में। मतलब यहाँ हम डी अगर नाम दे दे, ठीक है, तो डी का ये क्या हो जाएगा, बी डी और डी सी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ओके, अब इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और निकाल लीजिए। ये 90 डिग्री का है तो हम लोग लिख सकते हैं, ये दोस्तों 20 है तो ये क्या होगा, ये 20 का आधा हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। हमको ए डी निकालना है, तो ए डी पाइथागोरस थ्योरम लगाने क्या हो जाएगा, अंडर रूट 20 का स्क्वायर, डाइट करते हैं 20 का स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस मतलब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर, एसी का स्क्वायर माइनस डीसी का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 400 माइनस 100 मतलब क्या हो जाएगा, 300 रूट में, और इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो 10√3 आ जाएगा, ठीक है। 10√3 आप लोग का आंसर देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक जवाब है। तो 31 नंबर क्या बोला है देख लीजिए, बोल रहा है त्रिभुज में ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कोण बी का क्या मान होगा। बोल रहा है ए बी सी में ए बी कितना है 12 है, ए सी कितना है 13 है, बी सी कितना है 5 है, तो बी कोण बी का क्या मान होगा। चलिए देखिए, कोई त्रिभुज एक ए बी सी, अभी नहीं बनाते हैं इसको, आप लोग पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। 12 का स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों तो 144 आएगा, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों तो 25 आएगा, और 144 में 125 जोड़ देगा तो 169 आ जाएगा, चूंकि 13 का स्क्वायर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई दो भुजाओं का स्क्वायर तीसरी भुजा के बराबर हो रहा है, इसका और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम होता है ना कि दो भुजाओं का स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये, मतलब ये कर्ण हो जाएगा। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी, और ये क्या है बी। हमको कौन ये किसका मान पूछा है, बी का मान पूछा है, तो बी तो भैया 90 डिग्री होगा। क्यों, समकोण त्रिभुज है, बी समकोण सर क्यों हुआ, क्योंकि ये कर्ण हुआ, कर्ण हुआ ना एसी, एसी कर्ण क्यों हुआ सर, क्योंकि इसकी भुजा सबसे बड़ी है। सर ये सबसे बड़ी भुजा हम कैसे मान लेंगे, तो आप हम अभी बोल दिए कि कोई दो भुजाओं का स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के बराबर है तो समकोण त्रिभुज होता है, और ये बड़ी भुजा है तो ये एक लंब होगा, एक आधार होगा, और ये कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तभी तो समकोण त्रिभुज होगा, तभी तो कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो कोण बी देखिए 90 डिग्री, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त को दो बिंदु पर परिच्छेद करने होगा था। वृत्त को दो बिंदु पर अगर परिच्छेद करेगा भैया तो सीधा सीधी छेदक रेखा, इसको छेदक रेखा बोलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, छेदक रेखा। हाँ, अगर एक बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। नेक्स्ट, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या है। और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी है। देखिए ये वाला पूछा है, बहुत आसान सवाल है, थोड़ा खाली सोच लीजिए क्या है। ये वृत्त है, दो समांतर रेखा खींच रहे हैं, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये क्या है, केंद्र है। तो बोला है दो इसके बीच का दूरी ये वाला, तो ये वाला दूरी कितना होगा, त्रिज्या दे दिया 10, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, मतलब टोटल दूरी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर, बोला यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होगा। देख लीजिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि एक बिंदु O से बिंदु P से केंद्र O कोई वृत्त है, बाहर में कोई बिंदु P है, ये केंद्र हो गया O, यहाँ से PA और PB स्पर्श रेखा है, मतलब ये PA हो गया और ये PB हो गया, दो क्या है स्पर्श रेखा है, ठीक है। PB रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हो, P ये कितना डिग्री है 80 के कोण पर झुकी हुई हो, तो आपको निकालना है POA, PO और A, यहाँ पर PA है और PB है, POA, POA मतलब ये वाला कोण निकालना है। तो ये वाला कोण कैसे निकालेंगे, आपको पता है कोई भी जो केंद्र से त्रिज्या खींचते हैं स्पर्श रेखा पर लंब होता है ये 90 डिग्री होता है। तो भैया ये क्या होगा, एक त्रिभुज हो गया, देखिए APO, ये क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया, हुआ ना जी एक त्रिभुज। देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, एक त्रिभुज हुआ, त्रिभुज हुआ जिसमें ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 80 डिग्री
पूरा था, 80 पूरा है तो आधा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो नब देखिए पूरा क्या है, यहाँ से ये वाला 80 है, ये वाला पूरा 80 है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 और 90 130, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 50। ठीक है, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। बस इस तरह से समझ लीजिए, और आप लोग बना भी सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में बोलिएगा, मैं आप लोग से अलग से बना दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है, किसी वृत्त के दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बहुत आसान सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका ये आप लोग को हम होमवर्क देते हैं, कमेंट में सभी लोग बोलेंगे। देखिए ये सवाल का आंसर आप लोग आसानी से मिल जाए कहीं भी, या फिर आप लोग भी जानते हो, कमेंट में जरूर बोलेंगे कि कोई वृत्त है। ठीक है, मान लीजिए एक वृत्त है, एक मिनट, ये एक वृत्त है कोई, ठीक है, उस पर एक बिंदु से, मान लीजिए कोई एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची। स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, ये सबको स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, जो वृत्त को जस्ट टच करता है एक बिंदु पर। तो आप लोग कमेंट में जरूर बोलेंगे। 90 डिग्री केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है दोस्त, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 90, तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसको काटिएगा तो 9 4 36 4 बार में, तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाए 1/4 पाई आर स्क्वायर बटे 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर, वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, जो व्यास से, जो केंद्र से पास होता है, और इसकी इसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। मतलब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा दोस्तों जो होती है वो वृत्त का व्यास होता है, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। व्यास क्या होता है, मतलब ये अगर 7 है तो इधर भी 7 होगा, मतलब 7 और 7 14, दैट इज ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। बस थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर किसी को बेसिक आता है तो एक भी क्वेश्चन इसके एग्जाम नहीं छोटा है और छूटेगा। और बोर्ड एग्जाम आपका 100/100% सॉरी मतलब 100% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब 40 नंबर का जो सवाल पूछ रहा है दोस्तों, पूरी आपका 40 आ जाएगा, अगर जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से पढ़ लेते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर के बाद भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बताने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक देखें तो आप लोग बहुत स्पेशल है, जो इतना पेशेंस के साथ देख रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस को समझ रहे हैं फिर बना रहे हैं, ये ही दोस्तों एक विद्यार्थी में होना चाहिए। ठीक है, 38 देखिए, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो चाप की लंबाई क्या होती है, θ/360 इंटू 2πr, ये होता है चाप की लंबाई। थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो 90/360 और गुना 2πr, 2 और पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना 14 दे दिया है। ठीक है, देखिए आर का मान 14 है ना, और थीटा का मान कितना था, 90 था। तो यहाँ से कट जाएगा 9 4 36 4 बार में, यहाँ से कटेगा 7 दूनी 14 और कुछ कटेगा, देखिए 2 दूनी 4 कट जाएगा, और ये 2 भी इस 2 से कट जाएगा, मतलब बेचारा 22 अकेला बच जाएगा। तो 22 को ही आंसर बना दीजिए, 22 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या देख लीजिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है, कोई एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, कोई एक जीवा है जो केंद्र पर, एक केंद्र हो गया, वहां पर समकोण बनाता है इस तरह से, मतलब 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब दीर्घ त्रिज्याखंड मतलब क्या, ये वाला का। ठीक, तो छोटा ई वाला 90 डिग्री है तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा, पूरा कोण कितना होता है, ये पूरा कोण 360 डिग्री होता है। छोटा कोण जो हो गया वो हो गया 90 डिग्री, तो ये बड़ा कोण कितना बच जाएगा, हटा दीजिए आप, निकल जाएगा 270 डिग्री। मतलब जिसका निकलना है उसका कोण लेते हैं, बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालना तो बड़ा वाला को कोण लेंगे, कितना लेंगे 270। तो θ/360 इंटू पाई स्क्वायर होता है ना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो थीटा कितना है 270, θ/360 तो 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन पाई का वैल्यू बोल दिया 3.14 तो 3.14 ले लीजिए, और आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। तो एक से एक जीरो कटा, एक कटेगा कितना, एक कटेगा आपका 3 बार में कट जाएगा 360 डिग्री, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, फिर 3 से काट दिए, 3 त्रिक 9 और 3 4 12। ठीक है, 9 से कट जाता आपका। अब इसको देखिए क्या होगा, 3.14 को 100 से गुना कर तो 314 हो जाएगा। ठीक है, तो 314 को 3 से गुना कर दीजिए, क्या करेंगे 314 को 3 से गुना, 3 कहाँ मिला सर, तो देखिए यहाँ पर 3 बचा हुआ है, बटा में कितना है 4 है। ठीक है, ये 3.314 कैसे हुआ सर, क्योंकि यहाँ 100 देखिए गुना में है, यहाँ पर देखिए 100 गुना में है। ठीक है,
तो 100 से गुना कीजिएगा तो पॉइंट हट जाएगा, बस इसको भाग दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 314 को 3 से गुना करके 4 से भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, एक घोड़ा एक वर्गाकार मैदान कोने में 7 मीटर की लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है। मान लीजिए कोई वर्गाकार घास का मैदान है, ठीक है, घोड़ा है, आप लोग चराए हैं घोड़ा कभी? नहीं सर, बकरी चराए हैं। ठीक है जी, बकरी चराए हैं, चलिए कुछ चराए हैं। तो मान लीजिए कि इसको वर्गाकार को एक कोने में यहाँ पर एक 7 मीटर रस्सी से इसको बांध दिया। मान लीजिए रस्सी है 7 मीटर, अब ये कैसे चलेगा? इतना दूर चलेगा, इससे ज़्यादा तो भैया ये चर नहीं सकता है ना, 7 मीटर रस्सी लंबी है उतना ही चलेगा ना। तो कितना हो जाए, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा चर सकता है। तो ये 7 मीटर हो गया, और कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। मतलब निकालिएगा कितना, θ/360 यानी कि 90/360। कोण आकार का दिख रहा है, तिरछा आकार का दिख रहा है ना, देखिए तिरछा आकार का दिख रहा है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल करके भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। θ/360, अरे यार 90/360 होगा, और इंटू πr², तो 22/7, और r का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 गुने 7, 7 से 7 कटिंग, 1 0 1 0, 9 4 36, और ये 2 दूनी 4, 2 11 22। ठीक है, तो 11 7 77/2 आपका आंसर हो जाएगा। 77/2 को भाग दीजिएगा तो 38.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोग का टोटल 40 सवाल, जो कि पूरी सॉल्व हो चुका है। कमेंट में कुछ भी दिक्कत होगा कमेंट में जरूर बोलिएगा, और हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आप लोग का इससे संबंधित कोई दूसरा सवाल भी तो वो भी बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वही क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। इसलिए हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। हर एक दोस्तों को प्लीज शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो आप लोग देख पाएं, अच्छे से पढ़ाई कर पाएं, हर एक अपडेट से अपडेटेड रह पाएं। चलिए दोस्तों, अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।